हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं मोदी से इंसाफ मांगने वाले। तो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो। ये है स्मृति ईरानी, जो पिछले एक दशक से पीएम मोदी के सामने नतमस्तक होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। And the day Pradhan Sevak Narendra Modi decides that he will hang his boots is the day I will leave Indian politics. वो एक समय में मोदी के बारे में ऐसे ख्याल रखती थी। If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. A fast unto death. और इनके ये इकलौते कॉन्ट्राडिक्टरी बयान नहीं है, बल्कि इनका पूरा पॉलिटिकल करियर है ऐसे दो मुंहे भद्दे बयानों से भरा पड़ा है, जिन्हें सुनकर कभी कभी लगता है कि शायद बीजेपी ने ईरानी को एक ऑफिशियल ट्रोल के रूप में नियुक्त कर रखा है। लेकिन जब से 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से ये हारी है, तब से विपक्ष बोल रहा है कि ईरानी जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम स्मृति ईरानी की इसी रेस टू फॉलो वाले हिपोक्रेसी से भरे करियर की बात करेंगे। वो महिला जिसने टीवी पर रूल किया, जिसको पॉलिटिक्स में इतनी जिम्मेदारियां मिली कि वो बीजेपी की नेक्स्ट सुषमा स्वराज बन सकती थी, लेकिन बनकर रह गई मात्र एक ट्रोल। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक बने रहिएगा। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। पंजाबी बंगाली मिक्स फैमिली में पली बढ़ी। स्मृति ने स्कूलिंग दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल से की। 1998 में फेमिना मिस इंडिया में फाइनलिस्ट भी रही, लेकिन मॉडलिंग में उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। फिर आया टीवी का दौर। 2000 में एकता कपूर के शो आतिश से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली 2001 में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से तुलसी वीरानी का रोल इतना हिट हुआ कि स्मृति घर घर में फेमस हो गई। इस शो ने उन्हें स्टार बनाया और 2003 तक वो टीवी की बेताज बादशाह बनी। इसके अलावा उन्होंने विरासत, कविता जैसे शो में भी काम किया। उनकी सादगी और ड्रामेटिक अंदाज ने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन 2007 में ईरानी की प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ झड़प होने के चलते उन्होंने ये शो छोड़ दिया। हालांकि एक साल बाद वो फिर से इस शो में आई, लेकिन तब तक इस शो का चार्म खत्म हो चुका था। 2008 में ये शो बंद हो गया। इसके बाद स्मृति ने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। उनका प्रोडक्शन वेंचर थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान फ्लॉप रहा। 2008 में विरुद्ध उनका बड़ा शो था और इसके बाद टीवी से उनका करियर लगभग खत्म हो गया। टीवी पर करियर खत्म होने के बाद स्मृति ईरानी फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गई। अब आप सोच रहे होंगे फुल टाइम मतलब? क्या वो पहले से पॉलिटिक्स में थी? जी हाँ, स्मृति ईरानी ने 2003 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। बताया जाता है कि बीजेपी के साथ उनका एक डीप आइडियोलॉजिकल कनेक्शन था। उनकी फैमिली 3 जनरेशन से आरएसएस की विचारधाराओं को फॉलो करती थी। उनके ग्रैंडफादर स्वयं सेवक थे और मम्मी बीजेपी की बूथ एक्टिविस्ट थी। चूंकि 2004 तक वे तुलसी के किरदार में काफी पॉपुलर हो चुकी थी, इसलिए ईरानी को 2004 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट पर कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ाया गया। लेकिन इस इलेक्शन में उन्हें 79,415 वोट के गैप के साथ मुंह की खानी पड़ी। हालांकि स्मृति ईरानी इस चुनाव में अपनी हार से कम, बल्कि तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मांगे गए इस्तीफे के लिए ज्यादा जानी गई। If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. A fast unto death. उनके इस बयान के बाद उनको बीजेपी की आला कमान से काफी सुनना पड़ा। वैसे उनके इस बयान पर नरेंद्र मोदी ने ये रिप्लाई किया था, आकर के और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के राज्यों के नाम बोल दें बिना कागज दी, और मैं दावे से कहता हूं हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये नहीं बोल पाएगी। हम ये जानना चाहते हैं स्मृति, आपकी जो रुचि है और आपका जो ज्ञान है वो बीजेपी के बारे में कितना है? आप पहले हम ये शुरू करते हैं, आप यहाँ से बताइए कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? I wouldn't know, sir. यू वुडंट नो। बीजेपी के कितने स्टेट्स में सरकार है फिलहाल मैंने जहाँ देखी है 3 है इन स्टेट्स में, बाकी आई डोंट। बाकी आप नहीं जानते हैं। बहरहाल 7 स्टेट। खैर उनकी
हाउस होल्ड पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2008 में फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने के बाद 2010 में वो बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी बनी। साथ ही उसी साल उन्हें 24 जून 2010 को बीजेपी महिला मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाया गया। 2011 में आखिरकार उन्हें गुजरात से राज्यसभा सीट भी मिल गई। यानी 2004 में जहां नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब ईरानी उनके करीबी सर्कल में शुमार हो चुकी थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी। उस समय एंटी कांग्रेस माहौल होने के बावजूद ईरानी को 1,07,923 वोटों से हार झेलनी पड़ी। हालांकि बीजेपी ये चुनाव जीत गई, लेकिन स्मृति ईरानी की करारी हार के बावजूद पीएम मोदी उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं और मात्र 38 साल की उम्र में वे मानव संसाधन विकास यानी HRD की मिनिस्टर बन जाती है, जो उस वक्त की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर थी। लेकिन उनके इस डिसीजन से विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने लोग भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि बीजेपी में पहले से कई सीनियर्स फीमेल लीडर्स थी जो ईरानी से ज्यादा एक्सपीरियंस और काबिलियत रखती थी। लेकिन जो कारनामा आगे ईरानी करती है उसे देखकर पता चलता है कि आखिर क्यों बीजेपी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया था। 2014 में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी अपने सारे रिसोर्सेज कांग्रेस और गांधी फैमिली को डिफेम करने और गालियां देने में खर्च करना शुरू कर देती है और स्मृति ईरानी उनकी इस ट्रोल आर्मी की स्वघोषित लीडर बन जाती है। जितनी भद्दी भाषा का वो उपयोग एक महिला होने के बावजूद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लिए करती है, वो शर्मनाक थी। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने कई उटपटांग बयान दिए। उनके इन बयानों को देखकर लगता है कि शायद इसी वजह से स्मृति ईरानी को मिनिस्टर बनाया गया। आइए उनके कुछ बयानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2023 में हुए फ्लाइंग किस विवाद की। स्मृति जी ने आरोप लगाया कि संसद के बाहर राहुल गांधी ने वहां मौजूद बीजेपी की सांसदों को फ्लाइंग किस दिया, जो अपमानजनक है। इसके लिए उन्होंने संसद में खूब शोर शराबा भी किया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले कि राहुल गांधी ने ऐसा किया या नहीं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जितना आक्रोश और एनर्जी स्मृति जी इस मुद्दे पर दिखा रही है, उसका आधा भी अगर वो मणिपुर में हो रही हिंसा और वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जिनमें उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया उस पर बोल दे, तो मणिपुर की हालत कब की सुधर जाती। बीजेपी ने इस तथाकथित फ्लाइंग किस मुद्दे को खूब भुनने की कोशिश की और इसे बड़ा मुद्दा बनाया। स्मृति ने ट्वीट कर कहा कि क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है, लेकिन ये ईरानी जी की यहाँ सबसे बड़ी हिपोक्रेसी दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। मसलन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन स्मृति तब चुप रही। जब बात दलितों या माइनॉरिटीज की आई तो स्मृति ने कभी उतना जोश नहीं दिखाया जितना उन्होंने राहुल के खिलाफ दिखाया। रोहित वेमुला केस में उनकी चुप्पी इसका सबूत है। अगर राहुल का फ्लाइंग किस महिलाओं का अपमान था, तो नरेंद्र मोदी का खुद का बयान जिसमें उन्होंने शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, वो क्या था? बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। स्मृति ईरानी तब कहा थी जब बीजेपी के एमएलए विक्रम सैनी ने कश्मीर से 370 हटाने के बाद कहा था कि अब कार्यकर्ता कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। शादी वहां करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से, कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। ये वही थी जिन्होंने प्रियंका गांधी के सीएए प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों के घर जाकर सांत्वना देने पर तंज कसा था कि प्रियंका गांधी वहां जाकर गा रही होगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को।
पहलगाम में अटैक हुआ तब बीजेपी के राज्यसभा एमपी रामचंद्र जंगड़ा ने पतियों को खोने वाली महिलाओं को कहा था कि उनमें वीरांगनाओं वाला खून नहीं था, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। ये चंद बीजेपी लीडर्स नहीं है, बल्कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं के मुंह से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सुनने को मिल जाएगी। अब जब स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती तो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर जो कंफर्म भी नहीं था, इतना बवाल क्यों? इसके अलावा स्मृति ईरानी अपने ट्वीट्स में कांग्रेस को पाकिस्तानी और मुस्लिम लीग की विचारधारा रखने वाली बताती है। कई बार कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप मिलती है, लेकिन ये आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी भूल जाती है कि खुद हिंदू महासभा यानी बीजेपी की पैतृक पार्टी, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों के खिलाफ थी, ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में गठबंधन किया था ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जा सके। इवन खुद जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में 1941 में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सामर्थ्य मंत्रालय में वित्त मंत्री थे ताकि कांग्रेस के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। 2015 में तो बीजेपी, जो दिन रात महबूबा मुफ्ती को गालियां देती नहीं थकती थी, उन पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में 3 साल सरकार चलाई। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी जो कांग्रेस और गांधी परिवार पर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान जैसी टिप्पणियां करती है, वो एक बार बीजेपी का इतिहास ही उठाकर देख लेती तो ये फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाती है। जैसे 2021 में राहुल की आर्थिक समझ पर सवाल किया गया था कि पढ़ते वो नहीं है, सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। नहीं, शायद उनको, वही तो मैं कह रही हूँ, शब्दों का फेर उनको समझ नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री की वो देखते नहीं, सुबह का अखबार वो पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पे जो तथ्य हैं वो उनकी जानकारी में नहीं है। अब पढ़ लिख वो नहीं रहे और आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप एक सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो, लेकिन ईरानी जी वही है जो खुद फेक डिग्री के चलते कई बार ट्रोल हो चुकी है। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने 2004 के लोकसभा इलेक्शन में जब अपना एफिडेविट सबमिट किया था, तब उन्होंने उसमें अपनी क्वालिफिकेशन बीए प्रोग्राम लिखा, जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। लेकिन 2011 में गुजरात के राज्यसभा एमपी एफिडेविट और 2014 की लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीकॉम लिखी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग से। इस पर 2015 में जर्नलिस्ट अहमद खान ने एक केस फाइल किया, लेकिन जब कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि इतने साल पुरानी बात है, अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है और सबूतों के अभाव में ये केस बंद हो जाता है। इवन 18 अक्टूबर 2016 को दिल्ली की अदालत बयान देती है कि स्मृति ईरानी को फर्जी डिग्री मामले में तलब नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी कॉलेज डिग्री पर सवाल उठाने वाली याचिका उन्हें परेशान करने के लिए की गई थी। बाद में ईरानी जी क्लेम करती है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम की थी, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। इवन वो ये भी कहती है उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. लेकिन बाद में मालूम चला कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन का लीडरशिप कोर्स किया था, जो बाकी 80 सांसदों ने भी किया था। अब ऐसी उटपटांग बातें करेंगी तभी तो बीजेपी में बनी रहेंगी। यही तो क्राइटेरिया है बीजेपी में बने रहने का। ईरानी जी का कार्यकाल कुछ ऐसा ही था। 2014 में एचआरडी मिनिस्टर में आते ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया था, जो बाद में बैकफायर हुआ और उसको वापस फिर से 3 साल का करना पड़ा। इसके अलावा दिसंबर 2014 में आईआईटी दिल्ली के निदेशक आर.के. शेवगांवकर ने अपने कार्यकाल के 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। आरोप लगते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में स्मृति ईरानी बिना मतलब के टेक्निकल चीजों में इंटरफेयर करती थी। इवन उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने शेवगांवकर पर आईआईटी प्रोफेसर रहे सुब्रमण्यम स्वामी के बकाया 70 लाख का वेतन रिलीज करने का दबाव बनाया था। इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोदकर ने आईआईटी बॉम्बे के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे भी ईरानी की मिनिस्ट्री का हाथ बताया जाता है, जिनमें एचआरडी मिनिस्टर आईआईटी डायरेक्टर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही थी।
इवन ईरानी जी के खुद के मंत्रालय के कई ऑफिसर ने अपना मंत्रालय बदल लिया क्योंकि ईरानी का काम करने का तरीका सही नहीं था। इनमें एक फीमेल IAS ऑफिसर ने ट्रांसफर मांगा क्योंकि उन्हें सिर्फ इसके लिए पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया क्योंकि उन्होंने मंत्रालय में दूसरा रूम मांग लिया था। एक महिला अधिकारी पर फाइल फेंकने के चलते रेजिग्नेशन की बात भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी की HRD मिनिस्टर ने IIT मद्रास में होने वाले डिबेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप लगाया जाता है कि कॉलेज को की तरफ से एक गुमनाम लेटर आता है जो इस बात पर आपत्ति खड़ी करता है कि कॉलेज PM मोदी की आलोचना करने वाली आंबेडकर पेरियार जैसे ग्रुप को मंच क्यों मुहैया करा रहा है। उनके इसी लेटर के बाद आंबेडकर पेरियार ग्रुप को IIT मद्रास से बैन कर दिया गया। HRD मिनिस्ट्री में रहते ईरानी पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि दलित छात्र रोहित वेमुला के सुसाइड के पीछे स्मृति ईरानी के मंत्रालय का बड़ा रोल था। दरअसल रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित स्कॉलर थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन और ABVP बीजेपी की स्टूडेंट विंग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद कहा जाता है कि स्मृति के मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी को लेटर लिखकर उन पर कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद रोहित को हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी आत्महत्या के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए। हालांकि स्मृति ने कहा कि रोहित की मौत को जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की शिकायत पर एक्शन ले रही थी, लेकिन ये जवाब किसी को कन्विंस नहीं कर सका और इस केस ने उनकी इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया। कहीं ना कहीं इस केस की वजह से उन्हें 2016 में HRD मिनिस्ट्री से हटाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। फिर 2019 में उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें 55,120 वोटों से हराया। ये उनकी बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। इसके बाद उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला, लेकिन वहां अपना लोहा मनवाने के बजाय उनके मुंह से कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ उलूल जुलूल टिप्पणियां ही निकलती रही। लेकिन 2024 में स्मृति अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से हार गई। हार के बाद उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। शायद बीजेपी ने ईरानी जी का जितना सदुपयोग करना था कर लिया, या फिर बीजेपी को लगा होगा कि अब सिर्फ राहुल गांधी को गाली देने से ज्यादा काम नहीं होने वाला। इससे न ही केवल ईरानी जी का रवैया पहले के मुकाबले काफी नरम हुआ है, बल्कि अब खबरें आ रही है कि ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वे फिर से टेलीविजन पर वापसी कर रही है। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी एक ऐसी महिला थी जो टीवी की संस्कारी बहू से एक दमदार नेता बन सकती थी, लेकिन बीजेपी की ट्रोल पॉलिटिक्स ने उन्हें सिर्फ एक हमलावर चेहरा बना दिया। सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करना, विवादित बयान देना और पार्टी लाइन पर चलना उनकी पहचान बन गई। हार और जीत के बीच स्मृति ने जो खोया वो थी उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इमेज। आज वो एक बार फिर एक्टिंग में वापसी की बात कर रही है, लेकिन क्या जनता उन्हें फिर से तुलसी वीरानी के रूप में स्वीकार करेगी या उनकी पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी उनकी नई पारी पर भारी पड़ेगी? ये वक्त बताए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।